सर्किट में अब रेजिस्टर भी है और सर्किट में इंडक्टर। दिस इज आर एंड दिस इज एल, और ये हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा। अब एक बात छोटी सी ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और हमारे सिलेबस में सीरीज में ही होती है। सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है में, करंट, तो करंट तो दोनों में सेम ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर वोल्टेज हमने कितने दिए, E नोट, तो इसमें मैक्सिमम करंट कितना होगा, I नोट, इसमें भी कितना होगा, I नोट। अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलोगे तो ये करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा, RMS बोलोगे तो RMS करंट होगा। तो ये करंट है हमारा I नोट। अब हमें पता है कि इन केस ऑफ रेजिस्टर कौन किस पे लीड करता है, आंसर कोई किसी पे लीड नहीं करता। तो इस इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में जो रहा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर वो कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन में होगी। लेकिन इन केस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टर में तो दोनों से होते हैं, इन केस ऑफ इंडक्टर जो वोल्टेज होती है वो करंट पे कितना लीड करती है, पाई बाय 2। तो यहां से हम बोल भी सकते हैं कि इन केस ऑफ आर जो वोल्टेज है E नोट आर एंड I नोट इज इन is in same phase, and in case of L जो E नोट L है वो क्या करता है, लीड करता है किस पे, I नोट पे बाय पाई बाय 2। देन फेजर डायग्राम, इनका फेजर डायग्राम देखो। अच्छा, दोनों में करंट कैसा है, सेम है, और दोनों में करंट सेम है, लेकिन वोल्टेज दोनों में कैसी है, अलग अलग आ रही है। तो करंट दोनों में सेम है, तो करंट कितना दिया हमने, तो I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी दिया। तो करंट कितने फेज पे है, ओमेगा टी के फेज पे है भाई। तो यहाँ पर करंट बना लो, शुरू में ये कितना है, दिस इज I नोट, क्योंकि दोनों के लिए सेम है ना बेटे वो। अब तुम्हें पता है कि इन केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इंडक्टर का वो कैसा होगा, ये रहा, लेकिन इसका करंट जो रेजिस्टेंस होगा वो करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। ये कितना है, E नोट आर। लेकिन आपको पता है इसी करंट I नोट पर इंडक्टर की वोल्टेज कैसे करेगी, लीड करेगी। ये तो है वोल्टेज, और ये कितनी है, तो आंसर है ये है E नोट L। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई करा, कुछ वोल्टेज दिया, इसके अक्रॉस मुझे कुछ वोल्टेज मिलेगा, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज मिलेगा। लेकिन यहां पर जो मैंने वोल्टेज अप्लाई करा है वो वोल्टेज मुझे इन दोनों कैपेसिटर, ये दोनों जो कंपोनेंट है रेजिस्टर और इंडक्टर, इन दोनों के अक्रॉस जितना वोल्टेज मिलेगा उन दोनों के एल्जेब्रिक सम के इक्वल नहीं होगा। फिर से ध्यान से सुनना, इसमें जो मैंने वोल्टेज E नोट सप्लाई करा है और इंडक्टर और इस रेजिस्टर, इन दोनों के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिला है, इन दोनों का सम अगर मैं कर दूं तो इसका वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगा किससे, मेरी इस अप्लाइड वोल्टेज से। लेकिन अगर मैं इसमें एक चीज हम देखें, अभी तक हमने रेजिस्टर के केस में पढ़ा है, जिसमें देखो एक बार, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, मान लो हमने यहाँ पर एक सोर्स कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, तीनों में करंट सेम था। यहाँ पर अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज V1 मिलेगी, V2 और V3, और ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज है। और मान लो मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट अप्लाई करा, तो ये 100 वोल्ट मुझे जो दिखते हैं जब रेजिस्टर सीरीज में जुड़ते हैं, तो हमने देखा है कि अगर हमारे 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, इसके अक्रॉस भी मिलेगा और इसके अक्रॉस मिलेगा। इन तीनों के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिला, अगर मैं उनका एल्जेब्रिक सम कर दूं तो वो 100 वोल्ट ही होता है। मान लो इसके अक्रॉस मुझे 50 मिला तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 20। लेकिन इन तीनों को अगर मैं एल्जेब्रिक सम करूं तो वो 100 ही होगा। लेकिन इस एसी सर्किट के अंदर अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास R है, मेरे पास L है, मुझे इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज मिलता है और मुझे इंडक्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज मिलता है, इन दोनों का अगर मैं एल्जेब्रिक सम करता हूँ तो मुझे वो 100 नहीं मिलता, 100 से ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं एक इस वाले रेजिस्टर, इन तीनों की वोल्टेज को मैं क्यों जोड़ पा रहा हूँ, इसे जोड़ पा रहा हूँ क्योंकि तीनों में करंट की डायरेक्शन और इनके वोल्टेज की डायरेक्शन, अरे रेजिस्टेंस सबकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है। और हमेशा एडिशन, किन्हीं भी दो क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके लिए बना है, सेम लाइन के लिए बना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी इधर चल रहा है 50 मीटर और एक आदमी इधर चल रहा है 20 मीटर, तो मैंने आपसे बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आंसर हम नहीं निकाल सकते
क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके लिए बना है, सेम लाइन के लिए बना है। तो आप डायरेक्ट नहीं ना तो इन्हें ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। बस एक तरीका है, एक तरीका क्या है कि अगर मैं इस क्वांटिटी को भी वेक्टर बना लूं और इस क्वांटिटी को भी मैं वेक्टर बना लूं तो वेक्टरली आप इसे जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेक्टरली आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इन दोनों को कभी जोड़ नहीं सकते, इनका अलजेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते आप। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह से सोचो यहां पर एडिशन क्यों अलजेब्रिकली, क्योंकि हर बार वोल्टेज और करंट दोनों कैसे हैं, सेम लाइन पे है। सेम लाइन पे, जब सेम लाइन पे होंगे तो वोल्टेज को, जितनी भी वोल्टेज है उन सब वोल्टेज को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि सब वोल्टेज की डायरेक्शन एक है एडिशन वाली। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं कि रेजिस्टर की वोल्टेज इधर चल रही है और इंडक्टर की वोल्टेज ऊपर चल रही है, तो इनका डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकता। डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकता मतलब अलजेब्रिक एडिशन नहीं हो सकता। क्या तरीका, आंसर है तरीका यह है कि इसको आप वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव कराओ। अगर ये जो वोल्टेज है अगर वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगी तो इनका क्या हो सकता है, वेक्टर एडिशन हो सकता है। क्या हो सकता है, और हम ये देखते भी हैं कि वेक्टर एडिशन में जो मैंने यहां से वोल्टेज अप्लाई करी है वो वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस जितनी वोल्टेज आई है उसके वेक्टर सम के इक्वल होती है, देखिए अलजेब्रिक सम के इक्वल नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इसके अक्रॉस मिल रहा है 10 वोल्ट, या मैंने यहां से करा 100 वोल्ट, मुझे यहां मिल रहा है 80 वोल्ट। कितना मिला 80। और इसके अक्रॉस मिल रहा है मुझे 40 वोल्ट, तो 80 और 40 दोनों का टोटल कितना होता है 120। तो अलजेब्रिक सम तो ज्यादा आ रहा है किससे, अप्लाइड वोल्टेज से। लेकिन अगर मैं इनका वेक्टर सम करूंगा, और वेक्टर सम करने के लिए मैं क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लो लगाते हैं, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उससे अगर हम इसका एडिशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें इसका सम कितना मिलता है, वेक्टर सम 100 मिलता है। तो इट इज अ वेरी कंपल्सरी कंडीशन कि एक कोई भी हमारा जो एसी सर्किट होता है उस एसी सर्किट में हमारी अप्लाइड वोल्टेज हमेशा जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट के अक्रॉस जितनी वोल्टेज मिलती है उनकी अलजेब्रिक सम से हमारी अप्लाइड वोल्टेज हमेशा कम बनती है। उसमें ज्यादा क्यों बनती है, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों एक फेज में नहीं है, तो इसमें अलग है और इसमें अलग है, तो इनका कभी हम अलजेब्रिक एडिशन एक्चुअली कर सकते ही नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअली इसमें मुझे कुछ और मिलेगा, इसमें कुछ और मिलेगा, दोनों का अलजेब्रिक एडिशन हमेशा ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर इसका वेक्टर सम कर दिया जाए तो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना मैं अप्लाई करूंगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो व्हाई डू द अप्लाइड वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू देयर अलजेब्रिक सम इन एसी सर्किट? It is because in an AC circuit the voltage across the component is not in a same direction, so that they cannot directly to be added. So if we added, the sum is always greater than the voltage applied. So if we do the vector sum of all these component, if we will do the vector sum of all the voltage across this component, then the total voltage across these component will be equal to the applied voltage. ये ध्यान रखना है। अब इसमें आ जाओ, तो यहां पर एक बात समझ में आई कि अगर मुझे इसकी वोल्टेज निकालनी है तो ये वोल्टेज होगी कितनी, तो आंसर है इसके वेक्टर सम के इक्वल होगी। तो हम ये मान के चलते हैं यहां पर इनके ये पे, सो हम ये मानते हैं E, ये जो वोल्टेज है इसको हमने कितना मान लिया, सो विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। भाई फेजर डायग्राम की हेल्प से तो मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, तुम्हें पता है कि अगर मेरा रजिस्टर होगा, ये मेरा अगर रजिस्टर में करंट है, तो अगर ये मेरा करंट जा रहा है और मैं रजिस्टर की वोल्टेज बोलूं तो यही तो कहां जाएगा, वोल्टेज होगा। अगर मेरा करंट है तो वोल्टेज यहां होगा, करंट है तो यहां वोल्टेज होगा। तो मुझे पता है कि इन केस ऑफ रजिस्टर जहां करंट होगा जिस डायरेक्शन में उधर ही वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज के पास डायरेक्शन है या नहीं है, फेजर डायग्राम की हेल्प से है। एसी में वोल्टेज के पास भी डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि रजिस्टर है तो जिधर करंट होगा उधर ही इंडक्टर रजिस्टर की वोल्टेज होगी। इसी तरह से अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, इंडक्टर में हमेशा वोल्टेज लीड करती है करंट पे। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मुझे पता है कि वोल्टेज यहां होगी लीड करती हुई। अगर करंट यहां है तो वोल्टेज यहां होगी, करंट यहां है तो वोल्टेज यहां होगी, करंट यहां है तो वोल्टेज यहां होगी। हमेशा जो वोल्टेज है वो करंट पे कैसा होगा, लीड करता हुआ नजर आएगा। इतनी बात। तो इसी तरह से कैपेसिटर के केस में भी होगा, जहां करंट होगा तो करंट हमेशा वोल्टेज पे क्या करेगा, लीड करेगा। अगर मान लो ये वोल्टेज है, ये करंट है, दिस इज द करंट और दिस इज द वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज और करंट है और हमें कैपेसिटर की हम बात करते हैं तो हमें पता है कैपेसिटर में मान लो ये क्या है, हमारा करंट है और ये मेरी वोल्टेज है, तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज कितना है, π/2। तो ये करंट इस वोल्टेज पर लीड कर रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा करंट ऐसे है, मेरा करंट ऐसे है, तो मैं बोलूंगा कि वोल्टेज कहां, तो आंसर है वोल्टेज यहां है। मेरा करंट यहां है तो मैं बोलूंगा वोल्टेज कहां है, ये लो। तो हमेशा क्या करेगा, लीड ही करेगा वो। तो करंट और वोल्टेज और रेजिस्टर इन सब के पास डायरेक्शन होती है एसी में विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो इसलिए जब डायरेक्शन होती है तो हम मान सकते हैं कि ये वेक्टर की तरह बिहेव करता है, जबकि
वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। बट इन केस ऑफ एसी वोल्टेज ऑल द कंपोनेंट रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सब के पास अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर करंट विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो देखो जी, सो विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, देखो जी फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने क्या लिख लिया, ई नोट आर, ये कैसा वोल्टेज है रेजिस्टर के अक्रॉस, कितना होगा आई नोट आर, मैक्सिमम वैल्यू से बिहेव करा रहे हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ई नोट आर इज इक्वल टू आई नोट आर। इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया फर्स्ट। इसी तरह से ई नोट एल, ये वेक्टर की तरह बिहेव करा रहे हैं, कितना हो गया आई नोट एक्सएल, और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना आ गया ई नोट एल इज इक्वल टू आई नोट एक्सएल। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जो हमने वोल्टेज अप्लाई करी है ई नोट, ये तो अप्लाई करी है ई नोट मैक्सिमम, आरएमएस की फॉर्म में भी ले सकते हो, इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में भी ले सकते हो। ये वोल्टेज किसके इक्वल होगा, तो आंसर है इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा, जितनी इंडक्टर में वोल्टेज गई है प्लस जितना रेजिस्टर में वोल्टेज गई है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो हम वो निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड का एक ही फार्मूला भाई निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला एक ही तो है निकालने के लिए, कितना ई नोट। अब तो सोच यहाँ पर भी वोल्टेज है और यहाँ पर भी वोल्टेज है, तो इन दोनों के अक्रॉस मुझे एक रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगी ना, वो रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ, तो आंसर है एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इसका पैरेललोग्राम से लो से निकाल लो, और वही वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं, मुझे कितनी वोल्टेज मिलेगी ई नोट। भाई ई नोट आर और ई नोट एल, इन दोनों का अगर मैं वेक्टर सम करूंगा तो मुझे ई नोट मिलेगा ना, तो कहाँ मिलेगा ई नोट, देखो ये कितना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, कितना है ई नोट। अब बता इस इक्वेशन को देखो, इनके बीच का फेज कितना है, दिस इज 5, देख के बता सकते हो इस पूरे ग्राफ में से कौन किस पर लीड कर रहा है, ये रहा वोल्टेज और ये रहा करंट, कौन किस पर लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड द करंट बाय कितना 5, ऐसा समझ आया, वोल्टेज करंट पे कितना लीड कर रहा है 5 लीड कर रहा है। तो लेकिन एक बात तो समझ आए कि इस फेजर डायग्राम से पता चला ये जो ई नोट वोल्टेज है इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल आएगी, कितनी होगी वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ई नोट इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो गया ई नोट एल का स्क्वायर प्लस ई नोट सी का स्क्वायर, सॉरी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई नोट एल ई नोट आर और कोस थीटा, और थीटा कितना बन रहा है 90, फिर दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये तो सारे 0 हो गया। तो डायरेक्ट आप यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, आप इसे ई नोट एल का स्क्वायर प्लस ई नोट आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करो, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ई नोट एल इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नोट एल कितना आ गया, तो आंसर है आई नोट एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आई नोट का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, तो ये ई नोट इज इक्वल टू कितना हो गया आई नोट का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आई नोट का स्क्वायर और आर स्क्वायर, इन दोनों में से आई नोट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और दोनों में से आई नोट का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इस कॉमन को अंडर रूट से बाहर निकाल लो, तो ई नोट आई नोट अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ई नोट को नीचे ले जाओ, तो ई नोट अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ई नोट अपॉन में आई नोट क्या है, तो आंसर है जो मैंने वोल्टेज अप्लाई करी कितनी ई नोट, आई नोट क्या है वो करंट है जो हमने सप्लाई करा, तो वोल्टेज अपॉन में करंट, इस सर्किट का क्या कहलाएगा रेजिस्टेंस, और इस सर्किट के कंबाइंड रेजिस्टेंस को फिजिक्स में बोला जाता है इंपीडेंस। इंपीडेंस बेसिकली होता क्या है, तो आंसर है इंपीडेंस किसी भी एक सर्किट से ज्यादा सर्किट के कंबाइंड रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है इंपीडेंस। जैसे यहाँ पर आर और एल था, तो आर और एल के कंबाइंड रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोला, अगला सर्किट आर और सी होगा तो रेजिस्टर और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कंबाइंड रेजिस्टेंस को भी इंपीडेंस बोलेंगे। सर्किट में जब तीनों आ जाएंगे, एल भी आएगा सी भी आएगा, तब भी उनके कंबाइंड रेजिस्टेंस को इंपीडेंस ही बोला जाता है। तो इंपीडेंस है क्या, अगर इंपीडेंस को डिफाइन करें, इट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ component।
तो यहाँ पे Z को हम क्या लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में आई नोट, और हमें पता है ई नोट अपॉन में आई नोट का रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस, √2 से √2 बढ़ जाता है, इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं आया देख के समझ। अब यहाँ पर पूरे सर्किट में मुझे देखकर बताओ कौन किस पर लीड कर रहा है। अगर मैं यहाँ बात करें ई नोट, अच्छा मैं इसकी अगर इक्वेशन बनाऊं नाउ, इक्वेशन तो पूरे सर्किट की इक्वेशन क्या बन रही है, तो आंसर है आई इज इक्वल टू, आई कितने फेज पे है, ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज कितने फेज पे, तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इनको देख के बता, सो इससे पता चलता है, सो फ्रॉम अबव इक्वेशन इस पूरे सर्किट में कौन लीड कर रहा है, E जो है वो लीड कर रहा है I कितना बाय 5। तो जब वोल्टेज करंट पे लीड करता है, सुन लो जरा ध्यान से, तो जब वोल्टेज करंट पे लीड कर रहा है तो सर्किट में R भी है और L भी है, तो इसका मतलब पूरे सर्किट का रिजल्ट ये मिला कि पूरे सर्किट में वोल्टेज करंट पे लीड कर रहा है। वोल्टेज किस केस में लीड करता है, आंसर है इंडक्टर में, तो ये सर्किट इंडक्टिव डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया, इंडक्टिव डोमिनेंट। तो किस तरह से बिहेव कर रहा है, इंडक्टर की तरह तो बिहेव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं दिस सर्किट इज बिहेव एज ए, हाँ इंडक्टिव डोमिनेंट है ये। क्लियर हो गई बात में। फिर Z इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें इसका क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। कितना निकालना है, फेज, जबकि मुझे पता है इसमें वोल्टेज करंट पे लीड करेगा, लेकिन ये वोल्टेज कितना लीड करेगा, एक बात ध्यान रखना, ये वोल्टेज इस करंट पे कितना लीड करेगा, ये डिसाइड करेगा इंडक्टर की वोल्टेज कितनी है या रेजिस्टर की वोल्टेज कितनी है। जरा ध्यान से सुनना, इसी वोल्टेज को अगर मैं यहाँ रफली से बनाऊं, देखना थोड़ा सा, यहाँ पर अगर इसकी वोल्टेज मैं यहाँ से बढ़ा देता, इतनी कर दूं, और ये मेरा क्या है, ई नोट आर है, तो इनका अगर मैं पैरेललोग्राम लो से इसका रिजल्टेंट निकालूं तो मुझे इसका रिजल्टेंट मिलता है ये तो मिलेगा, और ये तो मेरा करंट था ये आई नोट, और ये कितना मिला ई नोट, तो फेज कितना हो गया 5। लेकिन अगर मैं इसी वोल्टेज को और बढ़ा दूं और मैं इसका फेज से पैरेललोग्राम लो लगाऊं तो इसका रिजल्टेंट मुझे ये मिलता है, तो फेज बढ़ नहीं गया, नहीं बेटे समझ में। ये पहले मेरी वोल्टेज ये कितनी थी, यहाँ से ई नोट आर ये रही, और ये कितना है ई नोट एल है, तो यहाँ से मैंने एक वोल्टेज ये रही है, पैरेललोग्राम लो से मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला, तो वो रिजल्टेंट मुझे कितना मिला, आंसर ये मिला, तो ये तो मिला, तो इनके बीच का फेज कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच का 5। लेकिन अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूं, इतना कर दूं, और ये मेरा करंट था ई नोट आर, ये तो इतना ही है, तो पैरेललोग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसा, तो मुझे वोल्टेज कैसे मिलेगी, अब ऐसे नहीं मिलेगी, तो ये मेरा 5 पहले से बढ़ नहीं गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो भी 5 की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये फेज होगा कितना, वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फेज। तो देखिए जी, तो फेज निकालने का सबसे सरल मेथड है, फेज डिफरेंस। अब तुम्हें पता है कि इसमें ये फाई है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये कितना होगा, तो आंसर जितना ये कितना है ई नोट एल, और बेस कितना है ई नोट आर, ये तो है, तो लगा दो इसको, ये आर इसके नीचे अफिक्स है, दिस इज, तो tan फाई इज इक्वल टू थीटा के फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, ई नोट एल इज इक्वल टू ई नोट आर, और इसे क्या लिख सकते हैं आई नोट एक्सएल, और ये कितना हो गया आई नोट आर, आई नोट से आई नोट कट गया, और एक्सएल का फार्मूला कितना होता है ओमेगा एल अपॉन में आर, और ओमेगा कितना होता है, तो आंसर हमें पता है ओमेगा होता है 2 पाई न्यू एल अपॉन में आर। तो tan फाई का हमें फार्मूला मिला, tan फाई इज इक्वल टू ई नोट एल अपॉन में ई नोट आर इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन में आर इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन में आर इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल अपॉन में आर। इतनी बात समझ में आती है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल,